नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने सरहम के डायरेक्टर श्री सचिन अवस्थी जी हैं। इन्होंने पिछले कई वर्षों से भांग के ऊपर, उसकी लीगैलिटीज के ऊपर और जो सामाजिक स्तर पे जो समस्याएं हैं उसके ऊपर बहुत गहनता से मनन किया है और उसके ऊपर काम किया है। मैं सचिन जी, भांग से रिलेटेड कुछ प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड में सन 2015 के आसपास जब माननीय श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने भांग से संबंधित विधेयक को पास करा दिया था। उसके बाद तब से लेके अब तक 6 वर्ष बीत चुके हैं। इस 6 वर्ष में भांग के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती थी, उस पर कितनी प्रगति हो चुकी है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है? नमस्कार पूजा जी, धन्यवाद आपका। असल में समस्या ये है कि जब 2015 में पॉलिसी बनी थी, तो वो पॉलिसी बनी थी उद्योगपतियों के लिए। वो पॉलिसी बनी थी ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जो भांग को मोनोपोलाइज करना चाहते थे। स्थितियां ये निर्मित थी कि भांग की जो पॉलिसी बनी उसमें कनाडा की पॉलिसी से 0.3% उठा लिया गया। 0.3% टीएससी जैसे ही उठाया, इनको जानकारी में था नहीं कि हिंदुस्तान में 0.3% का सीट मिलेगा नहीं। इनने पॉलिसी में डाला, लाइसेंस लिया, 2500 लोगों ने लिया, हमने भी लिया। जब लाइसेंस लिया, फिर उसके बाद हम भागे कि भाई कहीं बीज मिल जाए। जब बीज के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि वो सीड एक्ट का प्रॉब्लम है, आएगा तो क्वारंटीन होगा। फिर रेट पता किया तो एक सीड $1 का। किसान कहाँ से उगाएगा $1? $70 का एक बीज। हाँ। उद्योगपति है वो आ सकता है, भाई उद्योगपति आ जाए। उद्योगपति अगर आएगा, एक सीट से एक पौधा उगाएगा, 70-80 रुपए का एक पौधा होगा, तो चाहेगा कि 300 रुपए 400 रुपए मिले एक पौधे से। एक पौधे से कितनी शर्ट बनाओगे आप, कितने मीटर कपड़ा बनाओगे? यानी कि जो पॉलिसी के अंदर 0.3% टीएससी का क्लॉज रखा गया, उसकी वजह से ये 6 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपकी समझ से जो नई पॉलिसीज है उसके अंदर क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? नई पॉलिसी के अंदर 2 चीजों का प्रावधान बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये है कि जनता को रोजगार मिले, खेती सस्ती हो, 0.3% टीएससी का जो क्लॉज है वो हटाया जाए, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी, हमारी भांग भी बर्बाद नहीं होगी। और कोशिश की जाए कि भांग का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार हो जो सर्व स्वीकार हो। उसमें हम कुछ एक आधे रिटायर्ड जज को रख लें, तो कमेटी बने, इंडस्ट्री के लोग रहें, सिविल सोसाइटी के लोग रहें, अधिकारी रहें। समस्या ये आती है कि 4-5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। अब वो हर डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम है। इस ऐसी जो समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए कुछ प्रयास हो। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, आबकारी विभाग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, जजेस, नहीं। हाँ, अच्छा, पॉलिसी के लिए हाँ, जजेस वगैरह हैं, सिविल सोसाइटीज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, बिल्कुल। और इकोनॉमिस्ट जो हैं, बिल्कुल। कम से कम 10-15 लोगों का ग्रुप मिलके अलग अलग फील्ड से जो हो, वो इसके ऊपर मंथन करें। एनडीपीएस एक्ट अगर एक बाधा है इसमें, तो उसके ऊपर भी मंथन करें। 0.3% का अगर मान लीजिए क्लॉज हटा दिया गया, तो एनडीपीएस एक्ट की क्या व्यवस्था रह जाएगी कैनबिस के संदर्भ में? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में 2 चीजें हैं। पहली चीज है जो उसका क्रिमिनलाइजेशन का पार्ट है। क्रिमिनलाइजेशन के पार्ट को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, बदलने की जरूरत है जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है उसके लिए सारे अधिकार सेक्शन 10 और सेक्शन 14 में दिए हैं। ठीक, एनडीपीएस राज्य। अब होता क्या है कि समस्या कहाँ है, वो मैं आपको देश से बता दूं। 1961 में 62 में एक कन्वेंशन हुआ यूनाइटेड नेशन, जिसको नार्कोटिक सिंगल कन्वेंशन। उस कन्वेंशन में ये डिसाइड किया अमेरिका ने और सारे यूएन के देशों ने कि पूरी दुनिया में हमको कैनबिस नहीं उगने देना है। ऑल ओवर वर्ल्ड उनने एक क्रॉप को खत्म करने का प्रण कर लिया।
एक पूरी की पूरी प्रजाति वो विलुप्त करना चाहती है। इसको लेके उन्होंने सारे देशों में कानून बनवाए। वो जो कानून बने, आपको तो जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान तो बहुत बाद में बना और बहुत बाद में हुआ, पर एक्चुअली जो इसके पहले के देशों ने कानून बनाए हैं और बाद के भी बनाए हैं, उसमें श्रीलंका और क्या नाम है इसका, बांग्लादेश, इनमें आप लॉ पढ़ेंगे तो घबरा जाएंगे। आपके जेब में अगर एक पुड़िया भांग की मिल जाए तो आपको हैंग टिल डेथ का प्रावधान करते हैं। मतलब इन देशों ने तो इतने सख्त बना दिए, मजबूरी थी, अमेरिका के दबाव में बना रहे थे। अब हमारे यहाँ समस्या ये थी कि हमारे यहाँ संस्कृति से जुड़ा हुआ पौधा है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ पौधा है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और क्या कहते हैं होली, ये बिना इसके होते ही नहीं, हमारे मंदिरों में चढ़ता है। तो 1985 के पहले तो ये फ्री था, सब जगह लगा रहता था, कोई नशा नहीं होता था, कोई आदमी गांजा पी के गाड़ी नहीं चलाता, किसी झगड़ा नहीं करता, सोसाइटी में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, बढ़िया चल रहा था। एकदम से प्रेशर आया, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी आए, उनके ऊपर ही उसका प्रेशर पड़ा, उनको लगा चलो करते हैं, तो उनने अपने लोगों से बात की। तो जब वो कानून बन रहा था तो ऐसा कहते हैं लोग, किसी ने बताया मुझे, कोई पुराने IAS अफसर थे, बहुत क्लैशेस थे। उन क्लैशेस को कवर अप करने के लिए इनने सेक्शंस बहुत सारे बना दिए। भाई अब सीधा सीधा कानून बना देते ना कि गांजा उगाना मना है, भांग उगाना मना है, भांग का कोई उपयोग नहीं होगा, भांग का जो उपयोग करेगा वो 2 साल के लिए सजा में जाएगा, सजा होगी उसमें, सीधा कानून था। उन्होंने नहीं, उन्होंने सेक्शन 8 बनाया, उसमें सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर सेक्शन 10 बनाया, उसमें कुछ अधिकार दे दिए। सारा पेड़ है सेक्शन 10 में, तो पूरा पेड़ पूरा पेड़, चरस को छोड़ के कुछ भी करो, चरस को छोड़ के कुछ भी करो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं भांग के पेड़ की, चरस जो है वो पौधा नहीं है, प्रोसेस, वो प्रोसेस है। हाँ, ठीक है। अंगूर उगाना, हाँ, और शराब बनाना, अंगूर खरीद के लाना, अंगूर का उपयोग करना, कोई तकलीफ नहीं है। पर आप घर में अगर उसको आश्रित करने लगेंगे, उसकी शराब बनाने लगेंगे, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप चरस को रेगुलेट करो ना, पौधे को क्यों रेगुलेट कर रहे हो, प्रोसेस को रेगुलेट करो ना। अच्छा, हम थोड़ा सा विषय, आपने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला इस पे। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ने भांग के पौधे को एक सर्टेन विचारधारा के तहत, और क्या कोई षड्यंत्र टाइप का, ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज टाइप का है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं कह सकते। मुझे अपनी समझ से जो समझ में आता है वो ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मजदूरों की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी, और शराब बिक रही थी, फार्मा लॉबी तैयार हो रही थी, फार्मा लॉबी लगातार तैयार हो रही थी। फार्मा लॉबी को और शराब लॉबी को इससे बहुत नुकसान था। कैनबिस से इतने इलाज होते हैं, 191 फॉर्मुलेशन तो हमारे आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा में नहीं है, आयुर्वेदा फार्माकोपिया में, आयुर्वेदा फार्माकोपिया जो आयुष मंत्रालय रेगुलेट करता है उसमें है। हमारी समझ से 403 तो मैंने खोजे हैं जो टोटल फॉर्मुलेशन मेरे को अभी तक जानकारी में है। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं इसी विषय पे, तो आप रेगुलेट कर रहे हो, चरस कर दो, नहीं भांग कर दी, चलो ठीक, भांग कर दी तो कैसा रेगुलेट कर दिया, आप इसको समझिए। भांग के फूल को गांजा कहते हैं, गांजा जो होता है उसके अंदर बीज होता है। हाँ, मतलब फूल के अंदर ही बीज आएगा, बीज आएगा। हाँ, गांजा इलीगल है, बीज लीगल है। बीज लीगल है और गांजा इलीगल है। बीज लेके आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, हाँ, ठीक है, यही है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जब गांजे का फूल ही नहीं होगा तो बीज कहां से हो? सही बात है, तो है। समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि पुलिस की जो CRPC कहती है वो ये कहती है कि आपको एक अपराध का क्लू मिला, आपके पास एक बंदूक पकड़ी गई, या बंदूक बनाने की कोई चीज पकड़ी गई, या गोली पकड़ी गई, कहां से आई वो ट्रैक होता है। अगर मेरे पास गांजा है और वो फूल बैन है तो हमसे कनेक्ट करने के लिए अगर पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। बीज भी है तो, अगर बीज भी है तो
ऐसा लोग बताते हैं कि कहीं कहीं होती भी है, नहीं, तेलंगाना वगैरह में काफी समस्याएं हैं। सुना है कि हाँ। कहीं कहीं होती भी है। अब मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि फूल को आपने बैन कर दिया, बीज छोड़ दिए, पत्ती आपने बैन कर दी। कहाँ बैन कर दी? उत्तराखंड में बैन है। अच्छा, आप सुनिए, हाँ। उत्तराखंड में बैन है। कैसे बैन है? यहाँ भांग की दुकान नहीं है। हाँ। यही पत्ती मध्य प्रदेश में लीगल है, हमारे यहाँ दुकान है, यूपी में भी है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी है। तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कौन सा हिस्सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, कौन सा कमर्शियल यूज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अब एक जगह लिखा है कि आप इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए रेगुलेट कर सकते हैं औद्योगिक उपयोग के लिए। सेक्शन 14 के अंदर औद्योगिक हेम्प आप रेशे के लिए और बीज के लिए उगा सकते हैं। अब सुनिए, उसके बाद लिखा है हार्टिकल्चर यूज। फॉर हॉर्टिकल्चर यूज। हॉर्टिकल्चर में क्या आता? बीज आता है, पता होगा, देखो नहीं मालूम। पर हॉर्टिकल्चर के अंदर जो पॉली हाउस के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्जियां वगैरह उगाते हैं। हार्टिकल्चर के बारे में जो मैं समझता हूँ, फूल, फल, पत्ती, ये हार्टिकल्चर है। कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज हैं जो हार्टिकल्चर में आती हैं। तो आप हार्टिकल्चर में क्या विवेचना करेंगे इस कानून की कि हार्टिकल्चर में तो फूल आता है तो गांजा लीगल है? नहीं, इसके साथ साथ ये बात भी है, थोड़ा सा दो अलग अलग विषय हैं, इसको थोड़ा सा दर्शकों के समझाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्रियल हेम्प में 0.3% से ज्यादा फूल पत्ते किसी में भी नहीं होना चाहिए, तो पहला तो मेरा सवाल ये है आपसे, एनडीपीएस एक्ट इस पे लागू ही क्यों है? अगर इंडस्ट्रियल हेम्प की बात हो रही है तो ये तो एक अलग ही प्रजाति हो गई, फिर तो नार्कोटिक एनडीपीएस तो इस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मेरा सवाल पहला है। आपका सवाल ठीक है। दूसरा मेरी बात ये है आपसे, प्रश्न ये है सर कि जब ये कानून बन रहा था उस वक्त तक इसके केवल बीज और रेशे के उपयोग के बारे में मालूम था। अब 20-30 साल हो चुके, कितने साल हो गए 1985 के बाद से अब तक? 35 साल हो गए। 35 सालों के अंदर इंडस्ट्रियल हेम्प के अंदर से CBD, CB1, CBG2, CBG2 बहुत सारी दवाइयां बनने लगी। तो क्या आपको लगता है कि एनडीपीएस एक्ट के ऊपर पुनः विचार होना चाहिए संसद में? एनडीपीएस एक्ट के ऊपर पुनः विचार तो संसद को करना ही चाहिए, पर उसकी जरूरत नहीं है अगर आप डिक्रिमिनलाइज उसको नहीं करते हैं तो। ठीक है, हम भी डिक्रिमिनलाइजेशन को बहुत अच्छा नहीं मानते, हम रेगुलराइजेशन के हामी हैं। हम चाहते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए, जैसे बहुत सारी और चीजें रेगुलेट हैं। अफीम रेगुलेट है, डाइजीपाम टैबलेट रेगुलेट है, तो इस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये भांग किसी डिपार्टमेंट को दे दी जाए, एक डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करे, चाहे तो पूरा हॉर्टिकल्चर ही करे या पूरा नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करे। मॉनिटर करेगा मतलब कि भाई सही उग रही है कि नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, उस विभाग में नौकरियों की भरमार आ जाएगी। हाँ, ये बहुत और आमदनी भी होगी। आमदनी भी होगी। दूसरा मैं ये कह रहा था, इसका एक राजस्व मॉडल बन सकता है। बहुत सुंदर। हाँ, राजस्व मॉडल ऐसे बन सकता है जैसे अफीम का राजस्व मॉडल है कि हमने उगाई, सरकार को दी, सरकार बेच रही है। सिंपल, सरकार सारा माल खरीदेगी किसानों से, सरकार को प्रॉफिट भी होगा, टैक्स भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी खड़ी होगी, काम भी होगा, रेट फिक्स हो जाएंगे कि इतने, जैसे गन्ने के होते हैं। अरे फिक्स हो ना हो वो सरकार का विषय है। सरकार इसको कैसे रेगुलेट करना चाहती है, सरकार इसको फ्यूचरिंग मार्केट से जोड़ना चाहती है, जीएम टाइप का कोई पोर्टल बना दे कि भैया जिसको आना है इस पोर्टल पे आए, बिड करे, जो रेट होगा ले जाए, जो रेट जिस किसान से माल आया होगा उसका बैच नंबर के हिसाब से उसको पेमेंट कर दे। ये भी संभव है। तो टेक्नोलॉजी के जमाने में हम जो गन्ने की बात करते हैं, गन्ने का फिक्स रेट, उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। अभी जो हमारी डिजिटल क्रांति और ये सब हुआ है, उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है भाई, हमारा जो जैसे मेडिकल कैनबिस है, मेडिकल कैनबिस कोई बहुत बड़ा इकट्ठा नहीं होता कि हम उसको यहाँ से कहीं नहीं पहुंचा सकते। गन्ना होता है, गन्ने का एक सिस्टम है, गन्ने का एक सिस्टम है, इसका तो कोई इकट्ठा नहीं होता, छोटा सा पैकेट है पहुंचा दिया। तो जैसे जीएम पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट की
खरीद के लिए, उस तरीके से इसको भी कर दे। तो सरकार बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, रेगुलेट करने के। सरकार का मन बनना चाहिए। सरकार का मन क्यों नहीं बनता है? उनको लगता है कि जनता ये सोचती है कि ये नशा है, ये नशा है, ये नशा है। अच्छा, आपकी नज़र में जनता को इसके बारे में और जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता के लिए भी सरकार कुछ प्रयास करे? सरकार प्रयास नहीं करेगी। सरकार को खुद लगता है कि अगर हम ये प्रयास करना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, मैं 2-3 प्रश्न करता हूँ, मैं उत्तर नहीं दे रहा। 1985 के पहले ये 100% लीगल था। कोई उगाए, कोई पिए, कोई खाए, कोई घूमे, कोई अपने घर में लगाए, कोई खेत में लगाए, कोई जंगल में से तोड़ के लाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। तो क्या हमारे देश में सब पागल घूम रहे थे? सब नशेड़ी थे? बल्कि मेरे ख्याल से शराब पी के तो मौत भी होती है, इसको पी के कोई मौत भी रिकॉर्ड नहीं हुई है आज तक। मैं ये कह रहा हूँ, क्या हमारे समाज में इतने दंगे फसाद थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी? नशा मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। विषयांतर हो रहा है, ये जरूरी है आपको सुनना। सरकार ने एक समय बोला डालडा घी जो होता है वो देसी घी के बराबर होता है। आज हर डॉक्टर बोलता है उसमें बैड फैट होता है, देसी घी में गुड फैट होता है, देसी घी हार्ट खराब नहीं करता। दोने पत्तल हमारे यहाँ चलते थे, बोले नहीं दोने पत्तल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो। ठीक है सर, हो जाएगा, मान लिया आपकी बात। अब क्या स्टार्ट हुआ? इससे प्लास्टिक आए, अब उसा तो हमारी 5000 साल की खोज, व्यवस्थाएं, चीजें जो चल रही, उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे। हम उन व्यवस्थाओं पे विश्वास कर रहे हैं जो आज पैदा हुई हैं और 60 साल के बाद, 50 साल के बाद रिजल्ट देंगी। मतलब ये एक बात होगी कि अमेरिका का इतिहास 500 साल से पुराना नहीं है, बट उसकी नॉलेज के हिसाब से वी आर डिक्टेटेड, जिनका 5000 10,000 साल से भी पुराना अनुभव जन्य ज्ञान है। यानी ये विज्ञान और अनुभव जन्य ज्ञान और विज्ञान के मध्य एक मंथन जरूरी है। बिल्कुल, कि विज्ञान कितना अनुभव जन्य ज्ञान के ऊपर हावी रह सकता है, ये एक मंथन विद्वानों को करना जरूरी है। ये तो हो गई, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। देश में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं, बताना उचित नहीं लगता। लोग विचारधारा डिसाइड कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई हैं देश में, ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, उसी कारण हम परेशान हैं। बहुत सारी है। आप कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ इशारा करना चाहेंगे? अब भांग के बारे में देख ले आप। 1892-93 में से 95 के बीच में अंग्रेजों ने इंडियन हेम्प कमीशन बनाया। उसकी 1800 पन्ने की रिपोर्ट, सॉरी नंबर नहीं याद है मुझे, मोटी रिपोर्ट है। कलकत्ता में हमने शराब की दुकान खोली, वहां खूब फैक्ट्रियां थी, खूब मिलें थी, लोगों को शराब फ्री में भी पिलाई। लोगों ने 1 बार पी, 2 बार पी, बोले यार बेकार है। कोई आदमी बीमार भी नहीं पड़ता था। कोई सड़क किनारे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई घूम रहा है। तो अंग्रेजों को लगा ये चल क्या रहा है, ये मामला क्या है। उनने इंडियन हेम्प कमीशन बनाया। उसने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बताती है कि कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं, लोगों को क्या फायदा मिलता है, लोग क्यों शराब नहीं पी रहे हैं और इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं। ये 1995 के अंग्रेजों की रिपोर्ट है। बहुत, यानी कि सरकार को इस पे बहुत गहनता से मंथन करना चाहिए। ये कहना है, इसमें कोई राजनीतिक पुट नहीं है, इसमें कोई और चीज नहीं है, इसमें कोई इंडस्ट्रियल पुट, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। आप इंटरनेट पे जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़िए। खुले मन से सोचने की बात है। खुले मन से। तो जब 1985 तक वो पौधा देवी था, पिछले 30 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो असुर हो गया। हाँ, इसके ऊपर वही समाज, इसके ऊपर मंथन की जरूरत नहीं है, इसका बड़ा सीधा सिंपल सिद्धांत है। जब पूंजीवाद बढ़ता है या बहुत ज्यादा धन कहीं से आ जाता है या सरकार मन बना लेती है तो वो कर जाती है। तो सरकार को इस यहाँ पे 2 विषय हो गए हैं, एक तो 0.3% THC वाला, और जो हमारी जो देसी प्रजातियां हैं, क्योंकि जो अनुभवजन्य ज्ञान आया था हमारा वो इनकी देसी प्रजातियों के साथ था। अगर हम बाहर से 0.3 की THC लेके आते हैं तो ये हमारी जो जैविक विविधता को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अरे जैविक विविधता को तो बर्बाद ही कर देगा।
आपको मैं कहा एक बात बताता हूँ, 1970-75 के आसपास की बात होगी या उसके बाद? थोड़ा जोर से। 1970-75 के आसपास की बात होगी या उसके बाद की बात होगी, याद नहीं आ रहा मुझे कब की बात है वो। सरकार ने एक निर्णय लिया कि व्हाइट रेवोल्यूशन, और ये और वो जमाने भर की चीज, अमूल की बात नहीं कर रहा, अमूल इज अ डिफरेंट थिंग। तो बोले क्या किया जाए, तो बोले एक काम करो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से गाय जो उनकी हैं वो ले आओ, उसके सीमन ले आओ और अपनी गाय को इंसेमिनेट करो और ज्यादा दूध लो। 20-25 साल किया हमने। अब देसी गाय ढूंढते फिर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं अब देसी गाय मिल्क पंचिंगों चाहिए, पे मिल्क चाहिए। वो जली कट्टू इतना बड़ा कांड हो गया, जली कट्टू वाला। वो क्यों? A2 मिल्क के लिए सांड पैदा कर रहे थे। बोले नहीं, वो तो पशु हिंसा है। चलो ठीक, वहां तक भी ठीक। अब भांग के सिलसिले में क्या मामला है? भांग का जो पौधा होता है वो एक नर होता है, एक मादा होती है। कभी कभी वो बैलिंगी भी होते हैं, कम होते हैं। तो भांग का नर पौधा जो परागण करता है, वो परागण जब मादा पौधे के फूल पे जाके बैठता है तब बीज बनते हैं, तब नई जनरेशन जनरेट होती है। मतलब निषेचन की क्रिया जिसको कहते हैं वो होती है। 10 भांग का एक पौधा 10 किलोमीटर तक किसी भी भांग को, मतलब उसके पॉलन ग्रेन्स इतने हल्के होते हैं 10 किलोमीटर जा सकते 10 किलोमीटर। वो सिर्फ पॉलन ग्रेन उड़ के जाने की बात नहीं है, भौरे हैं, तितली है, कोई चिड़िया कहीं बैठी, कहीं कुछ हुआ, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पता चला पॉलन उड़ा, आपके शर्ट पे आ गया, ठीक, आपने जाके घर में झटकारा, वहां कोई भांग का पौधा हो गया इंसेमिनेट। तो कहानी ये कि अगले, मतलब अगर हम इस हिसाब से माने तो भांग का पौधा साल में 3 बार पैदा होता है। यानी कि 2-3 सालों में बायोडायवर्सिटी चेंज कर देगा। 3 साल में 3 पीढ़ी बदलेगी। गाय 4 साल में, 5 साल में अपनी जनरेशन बदलती है। 30 साल में 6 जनरेशन बदली, हमारी हालत खराब हो गई। यहाँ 6 जनरेशन बदल जाएगी तो क्या होगा, कल्पना करिए। और फिर कल की तारीख में जो हमारी औषधीय गुण है वो औषधीय गुण भी खत्म हो जाएंगे, औषधीय गुण इंडस्ट्रियल हो जाएंगे, सारे के सारे रेसे हो जाएंगे। दवाई बनाने का मॉलिक्यूल महंगा है, रेसा 2 रुपए का और दवाई 200 रुपए की। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, जो आप दवाई खाते हो वो महंगी है, वजन के हिसाब से या लंबाई के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से, किसी भी हिसाब से मान लीजिए, तुलना कर लीजिए आपकी शर्ट से, क्या महंगा है? इससे शर्ट ही तो बनाओगे या ईंटें बनाओगे? दवाई है, या तो ईंट बनाओगे इंडस्ट्रियल हैंड से या शर्टें बनाओगे। हाँ, दवाइयां तो मेडिकल एकेडमी से बनाओगे ना। हाँ बिल्कुल। अब लोगों ने बाइफरकेट कर दिया इंडस्ट्रियल कैनबिस और मेडिकल कैनबिस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बोल दिया, हमने मान लिया, हमको चर्चा ही नहीं करना ना कि क्या, मतलब बोल दिया साइंटिस्ट, कोई बड़ा आदमी कोई। इंडस्ट्रियल कैनबिस की क्वालिटीज खोजिए आप, लंबी होगी, ज्यादा रेशा होगा, मोटी होगी, बीज बड़े होंगे, इंडस्ट्रियल कैनबिस है, ठीक है। नशा होगा ज्यादा, छोटी होगी, तो मेडिसिनल कैनबिस से कोई वो नहीं निकालते लोग, रेशा वेशा ना, बीज कोई काम आता ज्यादा, पर इंडस्ट्रियल का आता है। हमारी उत्तराखंड की जो भांग है वो लंबी भी है, 18 फुट 20 फुट देखी है मैंने, उसमें नशा भी है। वो दोनों इंडस्ट्री के लिए एक ही भांग काम करेगी, मतलब फाइबर वाला भी काम करिए, दवाई का भी काम करिए, तो हम अपनी प्रजाति, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों नुकसान पहुंचाएं? ये तो जबरदस्ती अपने सर पे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। अच्छा अवस्थी जी, चूंकि परिचर्चा लंबी और देर लग रही है, और मैं निश्चित रूप से आपसे और अन्य विषयों पे इससे कितने प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, खेती में इसके किसानों को क्या फायदा होगा, और हाउ इट कैन ब्रिंग चेंज टू द इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तराखंड और फॉर दैट मैटर पैन इंडिया, इस पर हम और चर्चा करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे दुग्ध क्रांति हुई थी तो उसको हमने सफेद क्रांति का नाम दिया था, हमारी हरित क्रांति हुई थी कृषि के क्षेत्र में, हमारी पीली क्रांति हुई थी दालों के क्षेत्र में, हमारी पिंक क्रांति हुई थी मीट के क्षेत्र। तो इसी प्रकार आप कुछ देखते हैं इंडस्ट्रियल हेम्प का जितना शोर शराबा है इंटरनेट के ऊपर, कोई क्रांति देख पाते हैं आप अपनी दृष्टि में? बिल्कुल देख पाता हूँ। वेदों में इसको इंद्रसना, विजया ऐसे नामों से पुकारा गया है। भगवान शंकर को ये चढ़ती रही है, सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है।
सनातन संस्कृति में एक बात है कि भगवान को हम वह अर्पित करते हैं जो हमारे घर में सबसे बेहतरीन होता है। बहुत सही बात। आप भगवान को चढ़ने वाले फूड की कैलोरी टेस्ट करा लें, आपको पता चलेगा ये सुपर फूड है। तो पौधा बहुत पोटेंशियल है। जो नई क्रांति आएगी वो विजया क्रांति होना चाहिए। विजय क्रांति, विजय क्रांति या विजया क्रांति, आप ये मान के चलिए विजय से ही मिलेगी विजय। तो बहुत उत्तराखंड को अगर व्यवस्थित करना है, हिमाचल को अगर व्यवस्थित करना है, तो ये जरूरी है कि भांग पे सरकारें ध्यान दें। जो पहाड़ में जहाँ पे उन्नति नहीं पहुंच पाई है, जो मैदानी क्षेत्र के लोग जिस डेवलपमेंट का आनंद ले पा रहे हैं, वो पहाड़ों में भी शिक्षा पहुंचे, रोजगार पहुंचे और वहाँ पे लोगों को नौकरियां मिले। उसके लिए भांग की खेती उत्तराखंड और कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हमारा हिमाचल हो गया, वहाँ पे कश्मीर हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया और ये सिक्किम वगैरह नॉर्थ ईस्ट। ये 10 जो है 7 सिस्टर्स एंड 3 लीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। और मेडिकल कैनबिस का ये हब होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे भांग हिंदुस्तान से फैली है। शिवालिक रेंज का पौधा है, भगवान शंकर ने इसको मानव जाति को दिया था, ये कहा जाता है। अब जब भांग हमारा पौधा है, हमारे यहाँ से दूसरी जगह गया है, तो उसकी क्वालिटी वहां की अच्छी होगी कि यहाँ की अच्छी होगी? आपका देहरादून का चावल केरल में ले जाके लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी होगी। यानी कि टोपोग्राफी, मौसम, परिस्थितियां, ये भी उसके औषधीय गुणों को कम या ज्यादा करने में सक्षम होते हैं। तो हमें बिना सोचे समझे आयात पे न ध्यान दे के हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है उसी के ऊपर आगे रिसर्च करें लोग। बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी अगर चाहे तो अपनी नर्सरियों में, ऐसा आप कुछ प्रस्ताव देना चाहेंगे सरकार को? आप बिल्कुल देना चाहेंगे सरकार को ये प्रस्ताव हम कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो उनके पास अपनी नर्सरीज हैं, उन नर्सरीज पे इसका काम स्टार्ट कराए, चाहे पीपीपी मोड में कराए, चाहे और जिस तरीके से कराना चाहे वैसे ही कराए, पर कराए। सरकार अपने स्तर पे करना चाहती तो करना चाहती करे, बीज आइडेंटिफाई तो करे, उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर कितनी वैरायटी के बीज हैं, उसके अंदर कितने फाइटोकैनाबिनॉइड्स हैं, उसके अंदर कितने टर्पेन्स हैं, पता करना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि जो आप बता रहे थे कि क्रॉस ब्रीडिंग होने की संभावना रहती है, बिल्कुल। तो उत्तराखंड के अंदर मान लीजिए अगर 50 अलग अलग वैरायटी के हेम्प हैं, तो निश्चित रूप से उनकी वर्गीकरण भी होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, कॉस्ट निर्धारण भी होना चाहिए, दवाई की पोटेंसी भी निर्धारित होनी चाहिए, रेशे का पोटेंसी, यानी कि एक गाइगेंटिक टास्क आपने जो लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। हम अवस्थी जी के पास पुनः आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।